अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से, जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखें, क्लास फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में हम ज़्यादातर जो डिस्कशन है वो यूनिट्स के बारे में करेंगे कि यूनिट्स की कितनी टाइप्स है, बेस यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है। और चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में हम मेजरमेंट के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने किस तरह मेजरमेंट करना है, और फिर जो मेजरमेंट आपने किया उसमें एरर किस तरह फाइंड करना है, अनसर्टिनिटी किस तरह फाइंड करनी है। तो ये सारे डिस्कशन जो है वो हम मेजरमेंट में करेंगे। लेकिन आज पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर जो है उसमें हम फिजिक्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और स्टार्ट हम लेंगे साइंस से, क्योंकि फिजिक्स जो है वो साइंस का एक ब्रांच है। अब देखिए, साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू नो, टू नो और टू गेट नॉलेज, यानी कि नॉलेज को हासिल करना, जानना, इसको हम बोलते हैं कि ये साइंस का मीनिंग है। अब साइंस को हम प्रॉपर डिफाइन किस तरह करेंगे? डिफाइन इस तरह करेंगे, द नॉलेज obtained through measurement, observation, experiment and formulation ऑफ लॉज। अब साइंस किस तरह का नॉलेज है? जो नॉलेज आप मेजरमेंट से हासिल करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -31 kg के बराबर है। अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -19 कूलम के बराबर है। इसी तरह अगर कोई आपसे मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में पूछे कि एक प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन है उसका मास किस चीज के बराबर है, तो आप कहेंगे कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर -27 kg। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका मास भी आपको नोन है, उसका चार्ज भी आपको नोन है, और प्रोटॉन का मास भी आपको नोन है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि मास ऑफ अर्थ वो किस चीज के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेस पावर 24 kg इसके बराबर है। अब ये जो नॉलेज है इसको हमने हासिल किया है विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो फंडामेंटल पार्टिकल हो या वो प्लैनेट्स हो, उनका जो मास है या उनका जो रेडियस होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मुख्तलिफ टूल्स के जरिए से हम ये नॉलेज हासिल करते हैं। अब मेजरमेंट की रिजल्ट में हमारे पास जो नॉलेज ऑब्टेन्ड हुआ है ये एक्चुअली साइंस है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन से भी हम नॉलेज ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में जान सकते हैं। किस तरह ऑब्जर्वेशन से हम नॉलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं? देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि साइंटिस्ट न्यूटन जो है, न्यूटन उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि अगर आप अर्थ से एबव किसी सर्टन हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। उन्होंने इस फेनामेना को, इस इवेंट को ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया तो इससे रिजल्ट कंक्लूड किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप अर्थ से एबव किसी हाइट पर छोड़ दे तो वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है, अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट
टूवर्ड इट्स सेंटर। अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो रिजल्ट न्यूटन ने अखज़ किया, इसको पहले न्यूटन ने इस इवेंट को ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ से सर्टन हाइट पर छोड़ दे तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसने ये रिजल्ट अखज़ किया कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो नॉलेज न्यूटन ने ऑब्टेन किया, ये ऑब्जर्वेशन से उसने ऑब्टेन किया। और हमें पता है कि ये साइंस का ही इल्म है कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह आप ऑब्जर्वेशन से भी जो नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं वो भी साइंस है। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट से आप किस तरह नॉलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने किया, इसके बाद उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद उसके पास एक और रिजल्ट ऑब्टेन्ड हुआ कि सिर्फ अर्थ जो है वो बाकी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि जितनी भी मासेस हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 है। अब ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हर दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एक दूसरे को जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर होगा। और r जो है ये इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस है। यानी कि जब न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किए तो एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ये नॉलेज ऑब्टेन किया कि ये अर्थ जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये जो इल्म न्यूटन ने हासिल किया, ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से उन्होंने अखज़ किया। और उसके बाद जो है न्यूटन ने एक लॉ की फॉर्मेशन की, एक लॉ बनाई जिसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट से उन्होंने नॉलेज को ऑब्टेन किया और फिर उस नॉलेज को एक लॉ के फॉर्म में इंटरप्रेट किया, जिसका इक्वेशन आज हम पढ़ते हैं कि F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नॉलेज के सोर्सेज हैं वो अगर मेजरमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट हो और फॉर्मूलेशन ऑफ लॉज हो, अगर हम इन मेथड से किसी नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, या कि हम कौन से इल्म को हासिल कर रहे हैं, साइंस को हासिल कर रहे हैं। अब देखें, साइंस जो है वो मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड है, दो ब्रांचेस में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, और सेकंड जो है वो है फिजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज। अब देखें बायोलॉजिकल साइंसेज का क्या मतलब है। That branch of science in which we study about living matter, in which we study about living matter or living organism। वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं ज़ूलॉजी। अगर आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं बॉटनी। अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं माइक्रो बियोलॉजी। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए फर्दर फिर सब ब्रांचेस है, लेकिन मेनली इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज। अब जब हम नॉन लिविंग मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर यानी कि
जो नॉन लिविंग मैटर्स है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंसेज। तो साइंस जो है वो बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड है। एक साइंस में हम लिविंग मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे ब्रांच में हम नॉन लिविंग मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो फिजिकल साइंसेज है इसको फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम अर्थ जो सरफेस है उसको स्टडी करते हैं, एटसेट्रा। यानी कि और भी ब्रांचेस है, लेकिन हमारा जो है मेनली फोकस वो किस पर होगा? इस क्लास में फिजिक्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स को कि फिजिक्स का क्या मतलब है। देखें, फिजिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फिजिशिया से डिराइव्ड है। फिजिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फिजिशिया से डिराइव्ड है और फिजिशिया का मतलब है नेचर। तो हम फिजिक्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनामेना। द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनामेना। जब हम नेचर या नेचुरल फेनामेना की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फिजिक्स में हम नेचर और नेचुरल फेनामेना के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, नेचर का क्या मतलब है? यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया, नेचर। नेचर जो है हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब नेचर का एक पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद है वो सब के सब नेचर का एक पार्ट है, नेचर का एक हिस्सा है। अब देखें, अगर हम अपने सराउंडिंग में नजर दौड़ाएं तो हमारे पास जितनी भी चीजें होंगी उसको हम कह सकते हैं कि वो मीटर्स है, या हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी है। हमारे पास नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो या तो मैटर की फॉर्म में होगी या एनर्जी के फॉर्म में होगी। यानी कि नेचर में सबसे पहले जब हम एनकाउंटर होते हैं वो मैटर से हमारा वास्ता पड़ता है या एनर्जी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। अब मैटर का क्या मतलब है? मैटर, एवरीथिंग which have mass and occupy some space is known as matter। हर वो चीज एवरीथिंग, हर वो चीज विच हैव मास, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, और उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया होता है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेबल है या कोई मार्कर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब ये मार्कर जिस जगह पर है मैं उस जगह पर दूसरे मार्कर को नहीं रख सकता, क्योंकि इस मार्कर ने पहले से एक स्पेस ऑक्युपाई किया है। मैं अगर दूसरा मार्कर रखूंगा वो या तो इसकी ऊपर रखूंगा या इसके साइड में रखूंगा, लेकिन बिल्कुल उसी पोजीशन पर, उस पॉइंट पर मैं किसी दूसरे मार्कर को नहीं रख सकता जिस पॉइंट पर यह मार्कर पहले से मौजूद है, क्योंकि इस मार्कर ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है और इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास भी होगा। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 80 ग्राम, कुछ ना कुछ मास भी इस मार्कर का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जिस चीज का मास हो और उस चीज ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया हो, उसको हम बोलते हैं कि ये मैटर है। अब मैटर जो है, मैटर वो डिफरेंट स्टेट में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
जो सबसे पहला स्टेट है वो सॉलिड है, दूसरा जो स्टेट है मैटर का वो लिक्विड है, और थर्ड जो स्टेट है मैटर का वो गैस है, फोर्थ जो स्टेट है मैटर का वो प्लाज्मा है, फिफ्थ जो स्टेट है मैटर का वो सुपर एटम है, और सिक्स जो स्टेट है मैटर का वो फर्मियानिक कंडेंसेट है। फर्मियानिक कंडेंसेट। अब देखें, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक टर्म डिफाइन करता हूं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये डिफिनीशन फिर आगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें आएगा। अब देखिए, इंटर एटॉमिक फोर्स उसका क्या मतलब है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्स। अब देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम है, ये फर्स्ट एटम है जिसकी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल्स में रोटेट करते हैं। एक एटम है जिसकी न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है और शेल में दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब देखें, ये सेकेंड एटम में भी दो प्रोटॉन है और इसके शेल में दो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब यहां पर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्जेस भी इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि जब दो एटम करीब आते हैं तो एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं वो दूसरे एटम के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों को आपस में अट्रैक्ट करता है, और जो पहला एटम है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर एटम के दरमियान एक फोर्स डिवेलप होता है ड्यू टू अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट इन देम। उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स। अब इंटर एटॉमिक फोर्स का क्या मतलब है? द फोर्स बिटवीन atoms, the force between atoms due to opposite charges, due to opposite charges present in them। यानी कि जो एटम्स है उनके दरमियान, उनके अंदर जो अपोजिट चार्जेस है, जो एटम है उनके दरमियान जो अपोजिट चार्जेस है, उस अपोजिट चार्जेस के वजह से एक फोर्स डिवेलप होता है एटम के दरमियान में, और वो फोर्स जो है नेचर में अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये जब एटम के दरमियान डिवेलप होता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से एक एटम जो है वो दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा एटम जो है वो पहले एटम को अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर यहां पर एक एटम है और यहां पर एक एटम है तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से ये दोनों एटम जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एटम जो है वो अगर मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर दो एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और यहां पर दो एटम मिल के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो फिर भी यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो मौजूद होंगे। मॉलिक्यूल बनने के बाद भी इसके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो मौजूद होंगे।
अब ये पॉजिटिव फिर से इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ये दोनों जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उनके पॉजिटिव चार्जेस भी यहाँ के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अब जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, अब ये मॉलिक्यूलों के दरमियान डेवलप हो गया है, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को किस तरह डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू opposite charges present between them। अगर दो मॉलिक्यूल है या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूलों के दरमियान अपोजिट चार्जेस की वजह से अगर कोई अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाए, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्ट करता है, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। अब देखें जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, इनको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं। और ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, इसको हायर क्लासेस में डिस्कस किया जाता है, इसी लेवल पे इसको डिस्कस नहीं किया जाता, तो इसलिए हम इन 3 स्टेट ऑफ मैटर को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले सॉलिड को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सॉलिड को हम डिफाइन करेंगे कि दैट स्टेट ऑफ मैटर which have strong intermolecular force। वो स्टेट ऑफ मैटर जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। देखें, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स, जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पूरा का पूरा एक सॉलिड का ब्लॉक है, इसमें एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के करीब होता है, इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल तीसरे मॉलिक्यूल के साथ टच होता है, यानी कि ये बहुत ही क्लोज होते हैं। और क्लोज होने की वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये सॉलिड के दरमियान बहुत ही स्ट्रांग होता है। जबकि लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है लिक्विड में, इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक कंपेयर्ड टू सॉलिड के मुकाबले में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होता है लिक्विड में। क्यों वीक होता है? क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस में सेपरेट होते हैं। देखें, अब अगर दो मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच हैं, और दो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर है, तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रांग होगा। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होगा। अब यहां पर देखें, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो वीक होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। नेक्स्ट, गैस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज
वीक कंपेयर्ड टू लिक्विड, यानी कि यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है गैसेस में वो लिक्विड से भी ज्यादा वीक होता है। जब लिक्विड से वीक हो गया तो सॉलिड से भी वीक होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सबसे स्ट्रांग है वो सॉलिड में है। उसके बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो लिक्विड में है, लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है गैसेस के मुकाबले में, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। क्यों? गैसेस में सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्यों होता है? क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। इसी वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल और ये इसका जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकंड पार्टिकल से बहुत दूर होता है। इसी वजह से इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है। तो ये जो है ये बेसिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर है। तो नेचर में सबसे पहले हम मैटर से हमारा वास्ता पड़ता है, तो मैंने शॉर्ट जो है मैटर को डिफाइन किया और इसके जो 3 बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है उसको डिफरेंशिएट किया एक दूसरे से ऑन द बेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट हम एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेचर में मैटर के बाद जो दूसरे चीज के साथ हमारा वास्ता पड़ता है वो एनर्जी है। अब हम पढ़ते हैं कि लाइट जो है, लाइट वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी को हम डिफाइन किस तरह करेंगे कि एनर्जी बेसिकली है क्या? देखें, एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी of a body to do work, to do work। अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है या एक चीज है, उसमें वर्क करने की एबिलिटी हो तो उस वर्क करने की एबिलिटी को हम बेसिकली एनर्जी बोलते हैं। वर्क का क्या मतलब है? वर्क का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई करे और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अब इस ऑब्जेक्ट पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो हम बोलते हैं कि वर्क जो है, वर्क इज डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने वर्क करना है तो इसका मतलब है कि इस पर आपने फोर्स अप्लाई करना होगा और इसको फोर्स अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस करना होगा, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब अगर आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहा, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वर्क हो गया है। वर्क पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वर्क के लिए शर्त है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो फिर हम बोलते हैं कि वर्क इज डन, अदरवाइज हम कहेंगे कि वर्क इज नॉट डन येट। अब देखें, जिस एनर्जी को हमने डिफाइन किया है कि फॉर एग्जांपल एनर्जी जो है ये वर्क करने की एबिलिटी है, तो हम इस तरह भी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच it can exert force on another object and displace it। अब देखें इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ए ऑब्जेक्ट को लूं और अगर मैं चेक करना चाहूं कि ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसके पास एनर्जी है या एनर्जी नहीं है,
तो इस ए ऑब्जेक्ट के पास अगर ये बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, अगर ये ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर सकता है और बी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसका मतलब है कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर सकता है। अगर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एग्जर्ट करता है और फोर्स एग्जर्ट करने के बाद ये जो बी ऑब्जेक्ट है इसको अपने पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि इसने ए ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया बी पर और बी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया, तो मतलब है कि ए ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है बी पर। जब ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया है तो इसका मतलब है कि ए ऑब्जेक्ट जो है इसके पास एनर्जी है। अगर एनर्जी ना होती तो ए ऑब्जेक्ट कभी भी बी ऑब्जेक्ट पर वर्क नहीं कर सकता, यानी कि फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता और ना ही बी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो एनर्जी को हमने डिफाइन किया कि द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच, वो एबिलिटी जिसकी वजह से एक बॉडी जो है इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जिस एबिलिटी की वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एग्जर्ट करता है एंड डिस्प्लेस इट, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको डिस्प्लेस करता है, तो इस एबिलिटी को हम बेसिकली क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। अब देखें एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में होती है और एक जो टाइप ऑफ एनर्जी है इसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किस तरह का एनर्जी है? एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन, एसोसिएटेड विद द मोशन, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है, मोशन में है, तो मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि किस तरह हम साबित करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है उसके पास एनर्जी है। अब देखें, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि ये ए ऑब्जेक्ट है, अगर ये ए ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में, तो क्या ये बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर सकता है और बी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है? तो आंसर होगा कि अगर ये रेस्ट में है तो ये बी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड नहीं करेगा। जब बी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड नहीं करेगा तो बी ऑब्जेक्ट को अपने पॉइंट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये ए ऑब्जेक्ट जो है ये वर्क नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये ए ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है और बी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है, बी ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है, तो कोलिजन की रिजल्ट में बी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा और फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बी ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा। अब जब वो थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है तो इसका मतलब ये है कि जब ए ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में था तो उसने बी ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ वर्क किया। जब बी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया तो इसका मतलब है कि इस ए ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी प्रेजेंट थी जिसकी वजह से उसने बी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया है। यानी कि जब ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है तो इसका मतलब है कि ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया। अब जब ए ऑब्जेक्ट ने बी पर या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर वर्क किया तो हम कह सकते हैं कि जो ए ऑब्जेक्ट है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है। अब ये जो एनर्जी जो मूविंग स्टेट में है इस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हमें ये तो पता चल गया कि जब ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में होता है तो उसके पास एनर्जी मौजूद होती है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
अब क्वेश्चन ये है कि अगर लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो ये किस तरह दूसरे ऑब्जेक्ट पर वर्क कर सकते हैं। यानी कि अगर लाइट एनर्जी है तो इसका मतलब है कि इसमें काम करने की कोई सलाहियत होनी चाहिए। हीट अगर एनर्जी है तो इसमें भी काम करने की कोई सलाहियत होनी चाहिए। साउंड अगर एनर्जी है तो इसमें भी काम करने की कुछ सलाहियत होनी चाहिए। अब देखें, हम प्रूफ करेंगे कि लाइट जो है वो भी किसी न किसी पार्टिकल पर वर्क कर सकता है। देखिए, सेकेंड ईयर के क्लास में एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जब हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन पर फॉल करते हैं तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से डिस्प्लेस करता है और इस कंडक्टर से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाला तो इसका मतलब है कि लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया। जब लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें काम करने की, वर्क करने की एबिलिटी मौजूद है। इस तरह अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर अगर हम इसको हीट दें, ये कंडक्टर है, इसको अगर हम हीट दें, फॉर एग्जांपल यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और यहां पर सेकंड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम कंडक्टर के इस एंड को हीट दें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा और अपनी कुछ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है तो इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसको किस चीज ने डिस्प्लेस किया है, हीट ने डिस्प्लेस किया है। तो हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है जो जिससे वो इस इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसी तरह हीट जो है वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साउंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एयर के पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है, यानी कि एयर के पार्टिकल पर वो वर्क कर सकता है, इसलिए वो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो नेचर में हमने दो चीजों को डिस्कस किया। नेचर में एक हमने डिस्कस किया कि नेचर में सबसे पहले जो हमारा वास्ता पड़ता है वो मैटर के साथ पड़ता है, और दूसरा जो हमारा वास्ता पड़ता है वो एनर्जी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन कुछ नेचुरल फेनामिनास ऐसे हैं जिसमें मैटर जो है यानी मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी जो है वो मास में, मैटर में कन्वर्ट होता है। तो यानी कि एनर्जी और मैटर जो है ये इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि मैटर और एनर्जी जो है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। देखिए, उस फेनामेना को हम डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे। वो न्यूक्लियर रिएक्शन है और न्यूक्लियर रिएक्शन में मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट होती है। उस फेनामेना को हम डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो मास और एनर्जी का जो कन्वर्जन है उसके लिए जो इक्वेशन हमारे पास है वो है E इज इक्वल टू mc²। E इज इक्वल टू mc²। अब यहां पर जो m है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, E जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये c² जो है यहां पर c बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है।
स्पीड ऑफ लाइट है। अब देखें ये सी स्क्वेयर जो है ये कांस्टेंट है, इसको अगर हम हटाएंगे तो ई जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मास के साथ। इसका मतलब ये है कि एनर्जी और जो मास है ये आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर ज्यादा मास होगा तो हम उससे ज्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं, अगर कम मास होगा तो हम उससे कम एनर्जी हासिल करेंगे। एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास का मतलब यह है कि अगर हमारे पास मास ज्यादा होगा तो हम उससे ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर कम मास होगा तो हम कम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है, लेकिन यहां पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो A इज इक्वल टू mc स्क्वेयर है, यहां पर c स्क्वेयर क्यों लगाया जाता है, तो इस बात को समझे, इस बात को डिटेल के साथ समझे। कुछ स्टूडेंट जो है वो ये समझते हैं कि यहां पर सी स्क्वेयर इसलिए है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ मास है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 kg है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट सी स्क्वेयर की स्पीड के साथ मूव करता है तब इसका जो मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है कि एक ऑब्जेक्ट अगर 5 kg उसका मास है वो सी स्क्वेयर की स्पीड के साथ मूव करेगा तब जो उसकी मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता है, सेकंड ईयर में आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक टॉपिक है, उसमें हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के साथ मूव नहीं कर सकता तो वो लाइट के स्क्वायर की स्पीड के साथ तो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, क्योंकि सी स्क्वायर तो सी से बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। तो इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट सी स्क्वायर के साथ जब मूव नहीं करेगा तो उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सी स्क्वायर की स्पीड के साथ मूव करेगा तब उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो गलत है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो तो सी की स्पीड के साथ मूव ही नहीं कर सकता, तो फिर तो मास कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब हम सी स्क्वेयर का सही डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि यहाँ पर सी स्क्वेयर का एक्चुअल मतलब है क्या, यहाँ पर हम सी स्क्वेयर को क्यों लेते हैं। अब देखें, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास m अमाउंट ऑफ मास हो, m अमाउंट ऑफ मास हो, तो उस मास से हम m c स्क्वेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। अगर हमारे पास m अमाउंट ऑफ मास हो तो उससे हम m c स्क्वेयर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 kg का ऑब्जेक्ट है, इस 5 kg ऑब्जेक्ट से आप मैक्सिमम कितना एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो E इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइडेड बाय C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्क्वायर लें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर 8 स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, इससे जो रिजल्ट आएगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आप इस 5 kg मास से ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सी स्क्वायर का मतलब तो यह है, लेकिन ये सी स्क्वायर यहां पर क्यों आता है। देखें, जब भी हम किसी मास को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो ये प्रोसेस कहां पर होता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कहां पर होता है, न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यानी कि जो जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तब मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब देखिए यहां पर अगर एक मास है, उस मास को जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करें तो यहां से जो एनर्जी एमिट होगी, यहां से जो एनर्जी एमिट होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगी। ये मास है, इस मास को आपने एनर्जी में कन्वर्ट किया तो जो एनर्जी आपके पास हासिल होगी वो एनर्जी एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगी। अब ये एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है, इसीलिए यहां पर जो है सी स्क्वायर है। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है फिर तो चाहिए कि इक्वेशन जो है वो एम सी हो, यानी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ अगर कोई एनर्जी ट्रेवल कर रही है, एक मास है, उसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, जब एनर्जी में कन्वर्ट किया तो वो एनर्जी कितने स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी, वो रेडिएशन कितनी स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेंगे तो फिर तो चाहिए कि यहां पर वैल्यू सी हो, लेकिन हम इसको सी स्क्वायर क्यों लेते हैं, सी स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि ये जो एनर्जी अब ट्रेवल कर रही है ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। और हमने पहले कहा कि जो मूविंग स्टेट में अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी हो तो हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक डायरेक्टली रिलेटेड है मास के साथ, और फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो वी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट के स्पीड को डबल करें, 2 टाइम जो है अगर आप इंक्रीज करेंगे स्पीड को तो 2 का स्क्वायर लें, 4 टाइम इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी। ये तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के दरमियान ये रिलेशन है कि अगर आप स्पीड को 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम इंक्रीज होगी। अब यहां पर जो एनर्जी जो मास से आपने ऑब्टेन की है, जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रही है, वो एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी तो वो जिस स्पीड के साथ ट्रेवल करेगी उसी स्पीड के स्क्वायर के साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी। अब ये जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रही है, तो जब स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल कर रही है तो हम जो सी है उसका स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। इसलिए जो इक्वेशन है वहां पर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपीयर होता है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इस सी स्क्वायर को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन बिटवीन मास एंड एनर्जी, यानी कि मास को हम किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को किस तरह मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन तो हमारे पास है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि कितना मास हो तो उससे हम कितनी एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, या इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लें कि m इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास अगर एनर्जी गिवन हो तो हम उससे कितना मास ऑब्टेन कर सकते हैं। ये तो इक्वेशन है, लेकिन वो कौन से मेथड है, कौन से एग्जाम्पल है, कौन से फेनामेना है जहां पर मास प्रैक्टिकली एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन मास एंड एनर्जी। जो पहला एग्जाम्पल है वो है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यहां पर फिशन का मतलब है स्प्लिटिंग, और न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियाई के दरमियान रिएक्शन होगा और उसी रिएक्शन से फिर एक न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी और जिससे कुछ ना कुछ एनर्जी ऑब्टेन होगी। किस तरह देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम का एक आइसोटोप है 92 एंड 235। 92 इसका
चार्ज नंबर है और 235 इसका मास नंबर है। ये देखिए, ये जो 92 है ये एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये 235 जो है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यानी कि 92 प्रोटॉन हो गए और 143 न्यूट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो 235 है। तो अब देखें इस न्यूक्लियाई, ये यूरेनियम न्यूक्लियाई है 235 न्यूक्लियंस, यानी कि इसमें 235 जो है न्यूक्लियंस है। न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं, और न्यूक्लियन जो है उसमें एक प्रोटॉन आता है एक न्यूट्रॉन आता है। तो इस न्यूक्लियाई में टोटल कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है? 235। इस न्यूक्लियाई को अगर हम एक्सटर्नल किसी दूसरे न्यूट्रॉन से हिट करें, और ये न्यूट्रॉन जो है ये थर्मल न्यूट्रॉन है। थर्मल न्यूट्रॉन, किस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन? जिस न्यूट्रॉन के साथ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो, उस न्यूट्रॉन को हम थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब अगर ये न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियाई के साथ कोलाइड करता है तो ये न्यूट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियाई के अंदर चला जाता है, जिससे एक न्यूक्लियन और आ गया, तो इस न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है वो 236 हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियाई है वो अनस्टेबल हो जाएगी। अब देखें, एक यूरेनियम न्यूक्लियाई है 92 235, इसको हमने बम्बार्ड किया थर्मल न्यूट्रॉन के साथ। अब देखें, ये न्यूट्रॉन जब इस न्यूक्लियाई में, ये थर्मल न्यूट्रॉन जब इस न्यूक्लियाई में ऐड हो गया तो यहां पर जो रिजल्टेंट न्यूक्लियाई फॉर्म हो गई, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो ये 236 बन जाएगा। लेकिन ये 236 में एक न्यूट्रॉन जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो तो इस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की वजह से ये जो यूरेनियम न्यूक्लियाई है ये अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियन की तादाद इसमें ज्यादा हो गई, तो इसलिए ये न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हो गई। और जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाती है वो 10⁻⁻12 सेकेंड में स्प्लिट हो जाती है। 10⁻⁻12 सेकेंड में स्प्लिट हो जाती है, और इस स्प्लिटिंग के रिजल्ट में दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एक न्यूक्लियाई बीरियम और एक क्रिप्टॉन। जो बीरियम का चार्ज नंबर है वो 56 है और मास नंबर 141, और जो क्रिप्टॉन है उसका चार्ज नंबर 36 और मास नंबर 92 है। देखिए, थर्मल न्यूट्रॉन को यूरेनियम न्यूक्लियाई पर बम्बार्ड किया, उससे न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो गई। अनस्टेबल होने की वजह से दो और न्यूक्लियाई अपटेंड हो गई, तो यानी कि स्प्लिटिंग हो गया न्यूक्लियस का, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बोलते हैं। साथ में 3 और न्यूट्रॉन भी हासिल हुए, 3 और न्यूट्रॉन भी एमिट हुए, और इसके साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी हासिल हुई। अब ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी के यूनिट है। एनर्जी का जो बड़ा यूनिट है वो जूल है, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट, लेकिन इसकी एक और यूनिट भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट है। जिस तरह लेंथ की यूनिट है मीटर सेंटीमीटर, इस तरह एनर्जी की भी यूनिट है एक जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि 10⁻⁶, मेगा का मतलब 10⁻⁶। अब इस रिएक्शन से हमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो एनर्जी है ये किस तरह ये एनर्जी कहां से आई है, ये इस रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहां पर हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई है। देखें,
इस रिएक्शन में ये जो एलिमेंट्स है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टेंट। न्यूक्लियर रिएक्टेंट यानी कि वो न्यूक्लियाई जो रिएक्ट कर रही है। या एक केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा कि रिएक्शन से पहले जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकल रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्शन के बाद जो हमारे पास एलिमेंट ऑब्टेन होते हैं उसको हम केमिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां पर केमिकल रिएक्शन है तो जो न्यूक्लियाई रिएक्शन कर रही है उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टेंट बोलेंगे और जो रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा उसको हम न्यूक्लियर प्रोडक्ट कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर ये जो एनर्जी है ये क्यों ऑब्टेन्ड हुई है, ये एनर्जी क्यों इस रिएक्शन से एमिट हुई है। देखें, अब अगर हम इस न्यूक्लियर रिएक्टेंट का मास अगर चेक करें, यानी न्यूट्रॉन और यूरेनियम का मास अगर हम चेक करें और दोनों को आपस में ऐड करें तो इससे जो हमारे पास मास आएगा उस मास की वैल्यू हाई होगी, उस मास की वैल्यू ज्यादा होगी और न्यूक्लियर प्रोडक्ट का जो मास है वो मास लेस होगा। यहां पर मास ज्यादा है न्यूक्लियर रिएक्टेंट का और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन हासिल हुए हैं तो जो प्रोडक्ट है उसका मास लेस है। तो इसका मतलब है कि मास हाई से रिड्यूस हुआ है लेस में, तो वी से दैट देयर इज सम डिक्रीज इन मास। तो यहां पर मास में कुछ कमी वाकया हुई है। अब यहां पर जो मास कम हुआ है वो मास एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिससे हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। तो यानी कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, उसमें जो मास है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो ये मास जो है वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनर्जी जो है, एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इनटू मास। एनर्जी जो है वो किस तरह मास में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए एग्जाम्पल लें पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन का क्या मतलब है? पेयर प्रोडक्शन को पहले मैं डिफाइन करता हूं। व्हेन फूटान का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी passes near the nucleus, then it convert into electron positron pair, This process is known as pair production. पेयर प्रोडक्शन का क्या मतलब है? पेयर प्रोडक्शन को समझें। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहां पर एक फूटान है। अब फूटान जो है, फूटान आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फूटान के मुताबिक, आइंस्टाइन की एक थ्योरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसने एक थ्योरी पेश की थी जो कि सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे, आइंस्टाइन फूटान थ्योरी। आइंस्टाइन फूटान थ्योरी के मुताबिक ये लाइट जो है, लाइट जो सन से एमिट होती है या जो हमारे पास मतलब कि कैंडल से या बल्ब से जो लाइट एमिट होता है, ये लाइट एक्चुअली फूटान पर मुश्तमिल होता है। अब एक जो फूटान है, एक फूटान, ये एक्चुअली पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो फूटान है वो एक्चुअली एनर्जी का एक पैकेट है। तो मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि जो फूटान है वो एनर्जी है एक्चुअली। जिस तरह हम बोलते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट जो है वो फूटानों से बना होता है, तो हर एक फूटान जो है वो एक एनर्जी का पैकेट है।
अब ये फोटॉन जब न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है तब ये फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में डिवाइड हो जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बराबर है 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -31 kg और इसका जो चार्ज है वो -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -19 कूलम के बराबर है। पॉजिट्रॉन जो है पॉजिट्रॉन इसका मास भी यानी कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ई के ऊपर नेगेटिव साइन लिखता हूं यानी कि इसका चार्ज नेगेटिव है। पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ई के ऊपर पॉजिटिव सिंबल लिखता हूं यानी कि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन जो है वो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -31 kg और चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन जो है वो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -19 कूलम के बराबर है। अब देखें ये जो पार्टिकल है इसको प्रोटॉन के साथ कंफ्यूज मत करें। देखें प्रोटॉन जो है प्रोटॉन उसका चार्ज जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन वो तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -19 कूलम है, लेकिन इसका जो चार्ज है इसका जो मास है मास ऑफ प्रोटॉन वो 1.64 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -27 kg है। अब ये अगर एक पार्टिकल है अगर वो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का जो मास है वो 1.64 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -27 है, लेकिन यहां पर जो पॉजिट्रॉन हमने कहा है इस पार्टिकल को कि ये पॉजिट्रॉन है, इस पॉजिट्रॉन का जो मास है वो 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -31 है, यानी कि प्रोटॉन से कम है इसका मास। तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है क्योंकि इसका मास प्रोटॉन से डिफरेंट है। अब देखें इस पार्टिकल का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, लेकिन जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका जो चार्ज है वो प्रोटॉन के साथ इक्वल है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इस पर भी पॉजिटिव, और इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इक्वल है, यानी कि ये पार्टिकल ना तो प्रोटॉन है और ना इलेक्ट्रॉन है। ये एक नया पार्टिकल जो है वो इस पेयर प्रोडक्शन में एक नया पार्टिकल जो है वो हमारे सामने आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये जो पॉजिट्रॉन है ये एक्चुअली पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि यहां पर हमारे पास एक फोटॉन था जो बेसिकली पैकेट ऑफ एनर्जी यानी कि बेसिकली वो एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी जब किसी न्यूक्लियस के करीब से गुजरती है तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन का भी मास है पॉजिट्रॉन का भी मास है। तो एक्चुअली पेयर प्रोडक्शन में जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई मास में। तो इसका मतलब है कि इस पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है मास में। अब जो थर्ड एग्जांपल उसमें हम देखेंगे कि मास जो है वो फिर से कन्वर्ट होगा एनर्जी में। किस तरह? पेयर इनिहिलेशन के प्रोसेस में। पेयर इनिहिलेशन का क्या मतलब है? व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर combine then they are converted into two photons
दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर इनिहिलेशन। अब एक प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन जिसमें पेयर प्रोड्यूस होता है, एक प्रोसेस है पेयर इनिहिलेशन जिसमें पेयर जो है वो डिस्ट्रॉय खत्म हो जाता है। किस तरह देखें, एक जो है पॉजिट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो पेयर प्रोडक्शन में क्रिएट हुए थे। इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अगर हम फिर से कंबाइन करें, इस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन खुद खत्म हो जाते हैं और यहां से दो फोटॉन्स जो है, दो फोटॉन्स, एक फोटॉन ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा और दूसरा फोटॉन जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो यहां से दो फोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अब देखिए यहां पर पहले जो था वो मास था, यानी कि इन दोनों पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास तो होगा, ये मीटर है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो फिर से जो है टू फोटॉन्स फॉर्म हो गए, टू फोटॉन्स। जब दो फोटॉन बन गए तो इसका मतलब है कि फोटॉन तो एनर्जी है, तो मास फिर से कन्वर्ट हो गई एनर्जी में। तो यानी कि पेयर इनिहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मास जो है, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास जो है वो फिर से कन्वर्ट होता है एनर्जी में। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी कन्वर्ट होती है मास में और पेयर इनिहिलेशन में मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। अब जो लास्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, लास्ट एग्जांपल वो है रदरफोर्ड रिएक्शन। रदरफोर्ड रिएक्शन, रदरफोर्ड रिएक्शन में फिर से जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी मास में, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी जो है वो फिर से कन्वर्ट होगी मास में, मास में कन्वर्ट होगी। किस तरह देखें, एक अल्फा पार्टिकल ले, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि इसमें जो प्रोटॉन है वो 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है, तो इसका चार्ज नंबर 2 हो जाएगा, मास नंबर तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है तो वो 4 हो जाएंगे। अब अगर ये अल्फा पार्टिकल जो है इसको हम नाइट्रोजन की न्यूक्लियाई 7, नाइट्रोजन की न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 14 है, इस पर बम्बार्ड करें, तो बम्बार्ड करने के बाद जो हमारे पास दो न्यूक्लियाई ऑब्टेन्ड होती है, उसमें एक जो है वो हाइड्रोजन होता है जिसका मास नंबर 1 के बराबर है और एक वो ऑक्सीजन जिसका मास नंबर 17 के बराबर होता है। अब देखें, इस रिएक्शन के लिए लाजमी है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके साथ 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी। देखिए, आप अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन पर बम्बार्ड करते हैं, जब अल्फा पार्टिकल को आप नाइट्रोजन पर बम्बार्ड करते हैं तो अल्फा पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तब इससे एक जो है हाइड्रोजन पैदा होगा और एक ऑक्सीजन। ये पेयर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। देखिए, अल्फा पार्टिकल जो है हमें पता है कि वो हीलियम की न्यूक्लियाई के बराबर होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम की न्यूक्लियाई में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम यानी हीलियम की न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल ये एक ही बात है। अगर आप इस हीलियम की न्यूक्लियाई को नाइट्रोजन 714 पर बम्बार्ड करते हैं, लेकिन शर्त होगा कि अगर जो हीलियम न्यूक्लियाई के पास 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, तब जो प्रोडक्ट आपके साथ ऑब्टेन्ड होगा उसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। अब देखें, यहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टेंट, इसका जो मास है, मास वो लेस है, मास लेस है, और न्यूक्लियर प्रोडक्ट जो है
यहाँ पर जो मास ऑब्टेन्ड हुआ है वो मास हाई है, लार्ज है। तो इसका मतलब है कि मास लेस मास से हमने ज्यादा मास ऑब्टेन्ड किया है तो मास में इंक्रीज आया है। तो ये मास में इंक्रीज किस तरह आया है? बेसिकली जो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के पास ये एनर्जी थी 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जो है ये मास में कन्वर्ट हुई है। तो जिस रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसको हम एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस इंटू माइनस 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस का ये मतलब है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई है तब हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है। तो जो मास एक्चुअली इंक्रीज हुआ है वो कहां से इंक्रीज हुआ है? मास कौन सा चीज जो है वो मास में कन्वर्ट हुआ है? ये काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल के पास थी वो एक्चुअली कन्वर्ट हुई है मास में, जिसकी वजह से मास में इंक्रीज आया है। तो अब हम इन चारों एग्जाम्पल से ये चीज समझ सकते हैं। अब हम इन चारों एग्जाम्पल से ये चीज समझ सकते हैं कि मास जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में। मास का मतलब है कि मीटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में और एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है मास में। तो फिजिक्स के डिफिनीशन से हमने स्टार्ट किया था कि फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर एंड नेचुरल फेनामेनास के बारे में पढ़ते हैं। अब नेचर जो है नेचर उसमें फिर मैंने कहा कि दो चीजें हैं, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। और नेचुरल फेनामेनाज ऐसे हैं कि कुछ नेचुरल फेनामेनाज में मास जो है वो कन्वर्ट होती है एनर्जी में और कुछ नेचुरल फेनामेना में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है मास में। तो अब हम फिजिक्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट branch of science in which we study about matter, energy and their mutual रिलेशनशिप। ये डिफिनीशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि साइंस का वो ब्रांच जिसमें आप मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और मैटर और एनर्जी का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है यानी कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E=mc² से। इसको हमने ये 4 एग्जाम्पल से डिस्क्राइब किया कि किस तरह आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिजिक्स का जो मेन डिफिनीशन है वो उसके सारे टर्म जो है वो हमने लेक्चर में कवर किए कि किस तरह आप मैटर को पढ़ेंगे, किस तरह आप एनर्जी को पढ़ेंगे और किस तरह आप इसके म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी इंटर कन्वर्जन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी को डिस्कस करते हैं, किस तरह फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये था पहला लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हम स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे।